हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज मेरी सेकंड क्लास है। बिहार स्टेट के लिए जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हुए हैं, हम उसका जो शिक्षण कला और दक्षता के जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इस 50 क्वेश्चन आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपको शिक्षण कला से पूछता है, 20 क्वेश्चन आपको अन्य दक्षता से पूछा जाता है। ये एग्जाम आपका 16 जून 2024 को जो पेपर हुआ था उसी का एकदम सेम वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एनालिसिस करवाएंगे। और क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम रिपीट होने के प्रबल चांसेस होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करके जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन है स्मृति स्तर। देखिए, स्मृति स्तर में क्या होता है? स्मृति स्तर में केवल विद्यार्थियों को जानकारी को याद करने के लिए कहा जाता है, उसमें बस याद करता है। स्मृति का ही मतलब होता है याद करना। तो सबसे निम्नतर स्तर होता है, सबसे छोटा स्तर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें रचनात्मक और मनोरंजक होना चाहिए, जिससे एक लगन लगा रहे, मतलब कि आप पढ़ सकें उसको। इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों की प्रेरणादायक सीखने को मिलती है इन सब चीजों से। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षक को प्रशिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि ताकि उनको क्या हो। ऑप्शन नंबर सी है कि वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से सीख सकता है। बात सही है, ताकि वो शिक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको सीख सके। मतलब कि यह सुनिश्चित करता है कि जो छात्र हैं वो विषय की बुनियादी जो अवधारणाएं होती हैं इनकी और नियम को स्पष्ट रूप से समझे और उनके आगे सीखने और ज्ञान के निर्माण के लिए बहुत ही मजबूत नींव रखे। कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ध्यान देंगे कि कुछ छात्र सीखने कुछ साथ सिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं। कोई चीज कैसे काम करती है, तो वे हैं आपके अनुप्रयोग करना। मतलब कि किसी भी चीज का प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना, उसका इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना, तभी तो हो पाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे कि भावनात्मक जो क्षेत्र है उससे संबंधित उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो भावनात्मक होते हैं कि छात्र ईमानदारी को इसमें महत्व देता है। भावनात्मक क्या हो, उसके भाव से जुड़ा हुआ है। तो भाव से क्या जुड़ा हुआ है? उसका चित्र, उसका ग्राफ, उसका पत्र नहीं, उसकी ईमानदारी, मतलब उसकी ईमानदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार के देखिए, अगली बार से जो हम सेट लाएंगे ना, मैं सोचूंगा कि इसमें आपको उत्तर ना दूं, क्योंकि आपको पीडीएफ में उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आपको उत्तर हम हटा करके क्वेश्चन कराएंगे कि आप भी प्रैक्टिस करें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर ले पा रहे हैं। एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है पहला पॉइंट कि यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है, जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणाओं को काटते हैं। दूसरा है, इस विधि से प्राप्त जो ज्ञान है वो अस्थायी होता है। कह रहा है कि जो दिए गए कथन है वो किस प्रकार के प्रशिक्षण पद्धति को संदर्भित करते हैं। ये करते हैं उनका विश्लेषण। किसका करते हैं? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब आप समझ ही रहे हैं। विश्लेषण का मतलब होता है उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। मतलब एनालिसिस करने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या है कमी, क्या नहीं है, कटौती किस प्रकार की मतलब होनी चाहिए, इसमें क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। मतलब कि इस विधि में आपको जटिल ज्ञान को सरलता से समझने में आपको आसानी मिलती है। कहने का मतलब ये है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना है। कह रहा है कि टॉप डाउन विधि है। टॉप डाउन किस प्रकार की विधि है? एक प्रकार की डिडक्टिव है, मतलब कि निगमन है। निगमन मतलब टॉप डाउन विधि को निगमन विधि कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, इस शिक्षण विधि में क्या होता है कि सामान्यतः जो शिक्षक होता है वो नियम या सिद्धांत से शुरुआत करते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या समस्याओं पर लागू करके समझाते हैं। मतलब कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे, वहां एक नियम होगा, कोई भी नियम चीज से आप शुरुआत करेंगे और अंत में जो जाएंगे उसको एक विशिष्ट उदाहरण या उसके समस्याओं पर लागू करके समझाते हैं, कि इंप्लीमेंट करके समझाते हैं। तो डिडक्टिव लर्निंग होती है टॉप डाउन विधि। क्लियर है? कह रहा है कि कौन सी सीएआई की विधि नहीं है। कह रहा है कि कौन सी सीएआई की विधि नहीं है। सीएआई का मतलब होता है कंप्यूटर। याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका पूछ दे इस तरह फुल फॉर्म बताइए। इसका नाम कंप्यूटर। कह रहा है कि फिर असिस्टेड कंप्यूटर
असिस्टेड, फिर इंस्ट्रक्शन। याद रख लीजिएगा तीनों। कि CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसका क्या कह रहा है, ये किस प्रकार की विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ट्यूटोरियल भी विधि है, अभ्यास विधि है, सिमुलेशन का मतलब अनुकरण विधि है, लेकिन आपकी ये प्रश्न विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको नए ज्ञान को बताते हैं, अभ्यास कराते हैं, जबकि जो प्रश्न विधि है इसमें इस प्रकार का कुछ भी चीज नहीं होता। ये स्वयं को मतलब कि CI के अलग मूड नहीं है, ये कहने का मतलब ये। वर्गीकरण के आधार पर पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण के आधार पर पाठ्य योजना जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं ब्लूम वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम ब्लूम का वर्गीकरण। यह पाठ्य योजना का 3 प्रकार है। ठीक है ना। जो कौन कौन से होते हैं, एक होता है संज्ञानात्मक। क्या होता है, संज्ञानात्मक। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भावनात्मक। क्या होता है, भावनात्मक। और तीसरा होता है मनोगत्यात्मक। क्या होता है, मनोगत्यात्मक। 3 चीज याद रखिएगा। संज्ञानात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो ज्ञान और समझ हो जहां पर। ठीक है ना। भावनात्मक का मतलब होता है जिसका मूल दृष्टिकोण होता है, मूल्य दृष्टिकोण। ठीक है ना, मूल्य दृष्टिकोण होता है। और मनोगत्यात्मक की बात आप समझ रहे हैं कि जो आपकी शारीरिक कौशल के क्षेत्र पर आधारित होती है। मनोगत्यात्मक मतलब कि जो शारीरिक गत्यात्मक कौशल पर आधारित होती है। हमारी बात समझ गए आप। मैंने बोला था जहां जहां मुझे समझ में आएगा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए यहीं पर 8 कह रहा है कि पाठ्य योजना 3 प्रकार की है ब्लूम वर्गीकरण का, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तैयारी, प्रस्तुति और इसमें से कौन से जो उत्पाद हैं जो पाठ्य योजना में 4Ps नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4Ps नहीं है। 4Ps का मतलब है कि इसमें पाठ्य योजना की 4 पिलर होते हैं, इसमें एक कौन इसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभ्यास करे नहीं है, चूंकि परफेक्ट है, प्रस्तुत है और पवित्रता है। तो आप 4Ps में 4 चीजें हो गई ना। पहला, ध्यान दीजिए, पहला होता है तैयारी, दूसरा होता है प्रस्तुति। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुति और प्रस्तुति, फिर आपका होता है अभ्यास और चौथा होता है उत्पादन। कौन सा, उत्पादन। कह रहा है कि इसमें से सॉरी है, तो अभ्यास है, परफेक्ट ये चीजें नहीं है, सॉरी देखा नहीं है, मुझे लगा याद नहीं है। 4 चीजें हैं, तैयारी, प्रस्तुति, अभ्यास और उत्पादन। ये 4 प्रकार की 4Ps प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जहां पर वह चरण है जहां पर छात्र सीखी हुई अवधारणाओं और कौशलों को मजबूत करके सक्रिय रूप से उसको संलग्न होते हैं, जिसमें ज्ञान क्या होता है, ज्ञान अस्थाई होता है। ठीक है ना। कह रहा है कि 11 नंबर की सूक्ष्म शिक्षण एक है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो शिक्षण को सरल बनाने की एक रचना है, सरल बनाया जाता है। ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है मतलब जो माइक्रो टीचिंग होती है उसको स्केल डाउन टीचिंग का ही तकनीक है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे घटकों में बांट करके चीजों को पढ़ाया जाता है। कह रहा है कि शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित जुड़वा क्या है, तो जुड़वा गतिविधियां हैं। क्या है ये, तो जुड़वा गतिविधियां हैं, मतलब ये जुड़वा एक्टिविटीज हैं। 12 नंबर के बाद से हम 13 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं। तो क्या उनको व्याख्यान के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, तो ऐसे ही खत्म हो गया, नोट्स के माध्यम से उनको प्रेरित नहीं करते हैं। क्या आप पुनर्बलन के द्वारा करते हैं, पुनर्बलन के द्वारा मतलब इसी को बोलते हैं सुदृढ़ीकरण। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। माता पिता शिक्षक बैठक पीटीएम के माध्यम से उसको प्रेरित नहीं करते हैं, वो तो पीटीएम के माध्यम से बच्चों की प्रोग्रेस कार्ड के बारे में, मतलब कितना प्रोग्रेस है, क्या कमियां हैं, क्या सीखा, इन सब चीजों को बताया। लेकिन जहां पर शिक्षार्थी विद्यार्थियों, शिक्षक विद्यार्थियों को जो कैसे प्रेरित करता है, तो उनको पुनर्बलन के द्वारा मतलब कि सुदृढ़ीकरण के द्वारा होता है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जो पुनर्बलन होता है वो सकारात्मक, जैसे उसकी प्रशंसा करके, उसको पुरस्कार दे करके, नकारात्मक चीजों को हटा करके, दोनों तरह से हो सकता है। मतलब कि नकारात्मक चीजें हैं उनको बोलेगा कि देखो ये चीज खराब है इसको हटा दो, बढ़िया बातें करके विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। यही होता है सुदृढ़ीकरण और पुनर्बलन। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक बाल अनुकूल कक्षा में क्या होना चाहिए। तो बाल अनुकूल कक्षा में सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक क्या कर सके, पहुंच सके। ये ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट है आपका कि पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य सहायता करना है। किस चीज का सहायता करना है, बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में। क्या है, बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में पर्यवेक्षण का मतलब होता है ना ऑब्जर्वेशन, या ना, उसका बेहतर ढंग है ये। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आ रहा होगा वीडियो। देखिए, यदि आपको ना कंप्लीट
आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पैकेज चाहिए, मेरे पास अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, 7905858205। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और आपको स्टेट सच में पास करना है तो आपको एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मार्केट में एनसीईआरटी आ गई, लेकिन आपको फर्जीवाड़ा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों स्किप मत करिएगा। एससीईआरटी में आपको स्पेशली हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हिस्ट्री और जियोग्राफी, और कुछ नहीं पढ़ना है एससीईआरटी का। एसटीआर दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो जियोग्राफी से और हिस्ट्री से पढ़ने का मतलब कि आपको बिहार से संबंधित सारी बातें पता होना चाहिए, पता हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जो जियोग्राफी में हिस्ट्री में नहीं दिया है वो हिस्ट्री में कंप्लीट है यहाँ पर, जियोग्राफी में एससीईआरटी में आकर के। तो मेरे पास एनसीईआरटी 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान देंगे। एससीईआरटी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी अवेलेबल, बहुत कम कीमत पे है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें। करा कि अगला पॉइंट कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो किनको, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात ये, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, इन बात को ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है वो रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा? रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना? और ये लिखी गई थी 1935 में। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी में। यह पुस्तकालय के जो प्रशासन और सिद्धांत होते हैं और उनके व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि देखा जाता है कि पुस्तकालय को कैसे चलाना है, कैसे सुदृढ़ रूप से इनका संचालन करना है। एक कंप्लीट विस्तृत व्याख्या इस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है, जो रंगनाथन जी द्वारा 1935 में प्रकाशित की गई थी, लिखी गई थी। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। क्या माना जाता है? कि कक्षा में बच्चों पर नजर रखने वाले, मार्गदर्शन वाले व्यक्ति। मतलब जाहिर सी बात है, आत्मनियंत्रण युक्त नहीं है ये। कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति दृष्टिकोण में उत्तेजक तो होएगा ही नहीं। छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं से सीधे संबंधित तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बच्चों पर नजर रखेंगे और उनके जो नजर रखने वाले जो मार्गदर्शक होते हैं वो ये व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं हम आपको 19 नंबर की तरफ लेकर के। निम्नलिखित में से वो कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? कौन सी शिक्षण आधारित विशेषता है? क्या ये गैर मनोवैज्ञानिक है? बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक तो है ही नहीं है। छात्रों को काम करने की आजादी, यहाँ से खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों के दोनों परियोजना आधारित शिक्षण में शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। 19 के बाद से हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। कारण कि यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये होगा कि छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। आसान था क्वेश्चन ये। 21 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। क्या 21 नंबर आपको समझ में आ रहा है? 21 नंबर समझ में आइए, ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है। देखिए, अवलोकन में नियंत्रण नहीं होता है, चूंकि प्रतिभागी होते हैं, गैर प्रतिभागी होते हैं, गपशप होता है, लेकिन आपका नियंत्रित नहीं होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अवलोकन क्या होता है? अवलोकन की जो विधियां होती है ना, वो प्रतिभागी, गैर प्रतिभागी और समूह इसमें शामिल होंगे, जिनमें शोधकर्ता किसी भी घटना या व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। क्या करता है? जो शोधकर्ता होगा वो सीधे किसी भी व्यवहार का अध्ययन करेगा। यह प्रक्रिया वास्तविक परिस्थितियों में होती है। बात को समझ गया ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक छात्रों के निम्नलिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का उपयोग करता है और यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये योगात्मक आकलन का उदाहरण है। किसका? योगात्मक आकलन का मतलब होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते होंगे, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना? फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसको योगात्मक आकलन बोलते हैं। इसमें एक शिक्षक के लिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये एक्चुअली एक रचनात्मक है और इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी की जो प्रगति को सुधारने के लिए और बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए किया जाता है। अब आइए हम आगे चलते हैं। एमसीक्यू में समस्या का कथन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, एमसीक्यू में समस्या का कथन क्या है? विकल्प तो होता ही है, विकल्प भटकाने वाले जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं ये भी होते हैं, प्रॉमिस भी होती है इसमें, लेकिन स्टेट प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका क्या है? इस समस्या का कथन है।
समस्या का कथन ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट का मतलब कि ये एक प्रकार से पूरा क्वेश्चन स्टेम स्टेटमेंट नहीं है, स्टेम मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट को। तो इसमें क्या होता है कि समस्या का कथन होता है। स्टेम वह भाग होता है जिसमें प्रश्न या समस्या दी जाती है और यह मुख्य कथन होता है जिसके आधार पर विकल्प में सही उत्तर को चुनने होते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पाठ्यचर्या के विकास के बाद से सामग्री में सुधार के उपयोग में किया जाने वाला जो मूल्यांकन है वो क्या है? इसमें जो आपका पाठ्यचर्या के विकास की जो सामग्री में सुधार के लिए किया जाएगा, उसका जो सही आंसर वो क्या होना चाहिए? ये है योगात्मक, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या की जो मनोवैज्ञानिक आधार है, पाठ्यक्रम विकसित करने वालों को प्रकृति को समझने में क्या मदद करती है? इसमें शिक्षार्थी मतलब शिक्षार्थी को समझने में। कह रहा है कि आप अपने विद्यार्थी को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? जब प्रत्येक विद्यार्थी को जिम्मेदारी देकर के। कैसे स्वतंत्र बनाएंगे उनको? आप अपने विद्यार्थी को कैसे स्वतंत्र बनाएंगे? ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या बनाएंगे? सभी को मतलब हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को जिम्मेदारी दे करके, यही बात होगी ना? जब जिम्मेदारी देंगे तो जो छात्रों को कार्य और निर्णय दिए जाएंगे वो उनकी जिम्मेदारी समझेगा और स्वयं सोचने और उसको समस्या को हल करने के लिए वो आत्मनिर्भर होगा। तो जिम्मेदारी के प्रकार से स्वतंत्रता भी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि आप देखें कि आपकी कक्षा में छात्र ऊँघने लगते हैं, नहीं जम्हाई उसको बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे क्या उनको डाँटेंगे? डाँटना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ देर के लिए पढ़ाना बंद करेंगे, भाई बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे। उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का अवसर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश देंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे, "सुनो, चलो अट्रैक्शन अपना दिमाग सही कर लो, मतलब कि कंसंट्रेशन लगाओ, दिमाग को सही करो।" मतलब इसी प्रकार से बोलेंगे ना आप आदेश देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 27 के बाद से 28 नंबर की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन-सी नीति है जो 1975 में शुरू की गई थी? तो इसमें 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्या की स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें एनसीईआरटी के द्वारा मैं बता दूँ, एनसीईआरटी के द्वारा आपको 1975 में आपको एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसका नाम था द करिकुलम, क्या नाम है? द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। ये चीजें क्या की गई, मतलब 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या का रूपरेखा प्रकाशित किया गया, जो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का ही एक अनुशंसा के रूप में दी गई थी। जो आपकी एनईपी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली, उसी में इसका रूपरेखा दिया गया और 1975 में 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्या की बात की गई थी। ठीक है? कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है। तो क्या है? तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, वो देखते हैं आप उसको, दृश्य है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। चलिए, कल है कि एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधों को विषय के रूप में लिया है। उसने सीखने के अवसर प्रदान किए। क्या? समूहों में पत्तियों का समग्र, पत्तियों की आकृतियों, आकारों और अन्य लक्षणों के बारे में चर्चा, एक हर्बेरियम बनाना। ऐसी गतिविधियों को शिक्षक को किस बात से सबसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए? क्या? कि बच्चों के द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप से पत्तियों के नाम याद करने। कहीं भी याद करने की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्मरण की शक्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, स्मरण नहीं कराना चाहिए। बस उनको अपने ढंग से ऐसा समझा दीजिए कि उनको हमेशा याद रहे, हमेशा दिमाग में बैठा रहे। तो ऑप्शन नंबर ए, ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। कार्यों का विवरण ज़रूर दीजिए, गतिविधियों में बच्चे का निरंतर जुड़ाव रखिए, उन बच्चों को बातचीत करिए, उनके अवलोकन और उनके सहयोग का हमेशा आपसी तालमेल समझते रहिए। 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका शिक्षण का। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हैं उनके तरफ। जलियांवाला बाग में बसंत नाम का एक कविता था, वो किस कवित्री के द्वारा लिखा गया था? जलियांवाला बाग आपको हत्याकांड आपको पता है। 13 कब की बात है ये? इतना तो सबको पता ही होगा कब की बात है, डेट तो याद ही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब की बात है? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को। इस बात को याद है, डेट याद रखिएगा।
इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, उन्होंने बसंत नाम से एक कवित्री कविता लिखी थी। एक कवित्री थी, उन्होंने एक कविता लिखी। ठीक है ना? अगला पॉइंट, भारत का जो सबसे छोटा वन राज्य है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का सबसे छोटा वन राज्य, ये 2023 के द्वारा जो आपकी वन रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग बताना भी है, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि 2023 में सबसे छोटा वन राज्य आपका कौन है? तो ये पंजाब है। पंजाब सबसे छोटा वन राज्य है। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा वन राज्य की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश है। कौन है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? यदि हम भारत के कुल वृक्षावरण और वनावरण की बात करेंगे भारत का, तो ये है आपका 8,27,365.95 किलोमीटर स्क्वायर, और ये लगभग कुल भूमि का 25.17% है। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो इसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है ना? मतलब कि कहने का मतलब कि जो केंद्रीय सरकार है, सबसे प्रमुख शक्तियां इसी के पास होती हैं। ठीक है ना? चलें आगे। मतलब जहां केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसी को बोलते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। वो है आपका श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह में आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ये 1942 के समय में काफी ज्यादा एक्टिव हुए, तो 1900 ये आपका जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं थे। ठीक है ना? ये पूछता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो इसमें गोरा नाम का एक उपन्यास है जो रविंद्रनाथ टैगोर का। गोरा किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। ये उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1910 में उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखेंगे, लान टेनिस खेल में मिश्रित युगल प्रारूप के जो साथी हैं, क्या कह रहा है? मिश्रित युगल प्रारूप के टीम के साथी होते हैं। कौन होते हैं? तो ये होते हैं एक पुरुष और एक महिला। कौन होते हैं? एक पुरुष और एक महिला। यानी मिश्रित जब आप देखेंगे टेनिस खेल में, तो एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। कह रहा कि हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन करता है भैया? पुलिस नहीं करती है, वकील करता है। प्लेग क्या है? प्लेग बीमारी है जो आपको पता है कि चूहों के काटने से फैलता है। 1998 में प्लेग बीमारी आई थी। चाहपेकर्स बंधुओं ने, आपको पता है कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उनको उन्होंने चेम्सफोर्ड की हत्या भी की थी, आपको पता भी है। तो ये प्लेग बीमारी जो है किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल है, मतलब कि जीवाणु बीमारी है, वायरस नहीं है ये जीवाणु बीमारी है। 39 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के द्वारा उत्पन्न फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, क्या ये सही है? देखिए, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है चिकनगुनिया तो है। चिकनगुनिया एक प्रकार का डेंगू का ही लक्षण होता है। डेंगू और चिकनगुनिया हो ही गया। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी। जल का जलवाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? जल का जलवाष्प में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण का नाम देते हैं। इस बात को आपको पता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति होगी। तो आपको पता है परिमाप कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है परिमाप। तो 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3, यही है ना? तो 2 गुणे 15 प्लस 3 18, और 18 दूना 36 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? परिमिति हो गई। ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान प्रश्न है। 1 मिलियन में शून्यों की संख्या, आप देख रहे होंगे यूट्यूब फेसबुक, लोग नहीं देखते होंगे 1 लाख व्यूज चला गया है। तो 1 लाख मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? आप बात समझिएगा। 1 मिलियन का मतलब आप जान लीजिए, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब 10 लाख लिखिए, 10 लाख जोड़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने आपके होंगे? तो कितने शून्य हैं? ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 7 हो गए। आप, अच्छा एक तो ऑलरेडी पहले था ना, ये तो ऑलरेडी पहले था ना एक। हाँ, ये है आपका 10 लाख। मतलब 10 लाख पढ़िए ना आप, देखिए कैसे लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है कि नहीं? क्या है ये? ये 10 लाख ही तो लिखा है।
तो 10 लाख में कितने, 1 मिलियन, सबसे बड़ी बात जानिए 1 मिलियन बराबर क्या होता है, तो 10 लाख होता है। 10 लाख आप नॉर्मल लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने शून्य हैं, तो शून्यों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन जान लीजिएगा, कोई भी नंबर आपका यदि मॉड में दिया है, कोई भी नंबर इस मॉड में दिया है, तो इसकी वैल्यू जब मॉड, इसको बोलते हैं मॉड, तो जब ये मॉड से बाहर आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा का हमेशा पॉजिटिव में होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो जो भी मॉड में लिखा है उसका निगेटिव का कोई असर नहीं है। इसको नॉर्मल 12, इसको नॉर्मल 13, इसको नॉर्मल 17, इसको नॉर्मल 19, इन सबको जोड़िए। 2 3 5 7 12 9 21 का 1 हासिल 2, एक और एक 2, एक 3, एक 4 और 2 6, मतलब 61 देख लीजिए, प्लस और माइनस दोनों में दिया है, तो माइनस वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, प्लस वाला होगा 61। कभी भी मॉड की वैल्यू कहीं भी दे, उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये तो नॉर्मल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 99 है और 9/10 को 0.9 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.009। जितना जीरो होगा डेसिमल के बाद उतने नंबर होने चाहिए। एक तो 9 ऑलरेडी है, 2 जीरो की जरूरत है, 0.009 हो गया। अब इसको देखिए कैसे, आपको कहीं नहीं छोड़ने आ रहा, तो इस तरह जोड़ना सीख जाइए। 99 लिख दीजिए और डेसिमल लगा करके देखिए कि सबसे लेटेस्ट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है। इतना ही आप डिजिट यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.9, इसके आगे भी इतना जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखेंगे, 0.009, ऐसे यही तो है। अब इसको जोड़ लेंगे आराम से, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, डेसिमल लगा लीजिए, ये 9 हो गया, 9 हो गया। 99.909 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिख गया। क्लियर है हमारी बात। इस प्रकार से जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नहीं जोड़ पाते हैं बच्चे, तो सीख जाइए, आपको ऐसे ही जोड़ना है। 44 के बाद से 45 नंबर कह रहा है कि 7 पैसे बराबर हैं। 7 पैसे को आप रुपए में दिया हुआ है, तो रुपए का मतलब कि 7 पैसे को जो रुपए में करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको ये लिखेंगे ना 0.07। कितना नीचे जीरो है, 2 है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। कहाँ है, 0.07 रुपीज होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है। आंख से क्या करते हैं, आप देखते हैं, तो कान से क्या करते हैं, तो आप सुनेंगे, सुनते ही हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, कोई समझाना नहीं है इसमें। इस बात को समझिए, ये सीरीज है, क्या दिया है के, यहाँ पे क्या दिया है आई, यहाँ पे क्या दिया है, मतलब घट रहा है। क्या है, जी से यहाँ पे क्या है, घट रहा है ना, कितना घटा है, 2 घटा है, 1 घटा है, क्या घटा है, जी, जी ध्यान देखिए, जी एच आई मतलब प्लस 1 से आगे है, एच आई, आई दिया है, जे के मतलब ये भी प्लस आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए भी +1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तभी तो +1 होगा, ई एफ जी। यानी ई वाला तो होगा नहीं, एफ हटा दो, जी एच, इसको मतलब जेड हटा दो। दूसरा पी के बाद क्या है, पी के बाद एस है, ये बढ़ा हुआ है, ये घटा था तो आगे बढ़ा हुआ है, तो पी क्यू आर 2 नंबर डिजिट आगे बढ़ा है। एस के बाद भी 2 डिजिट, टी और यू, भी के बाद भी 2 डिजिट ऐड कर लीजिए, भी, डब्ल्यू एक्स मतलब वाई होना चाहिए, मतलब ई और वाई होना चाहिए। कहाँ पे ऑप्शन है, ई वाई जेड, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि सी माता है ए का, ध्यान दीजिए, माता है तो उसको पहली बात उसको सर्कल में करिए, और जाहिर सी बात है माता होंगी तो ये इनके कोई हस्बैंड होंगे, तो हस्बैंड को यहाँ पे सर्कल में कर लीजिए। और ये किसी के माँ होंगी, सी माता है किसकी, तो ए की। और ये नहीं बोल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये बात जरूर बोल रहा है कि दोनों आपस में भाई और बहन ही हैं। तो भाई और बहन के लिए आप ऐसे सिंबल दिखाएंगे, एक सिंबल एक डिजिट से, ए और बी के। यदि कह रहा है यदि डी पति है बी के, यानी ये पति हैं, मतलब ये जाहिर सी बात, ये लड़की हो गई। इनके पति कौन है, इनके पति होंगे, मतलब डबल सिंबल दिखाएंगे, कौन, डी पति हैं बी के, यहाँ पे डी लिख लीजिए, पति होंगे, जाहिर सी बात है मेल होंगे, तो इसको ट्रायंगल में दिखाएंगे। कह रहा है तो सी कौन है डी के, सी जाहिर सी बात है सी यही तो होंगे, सी यही होंगे, सी पिता है ना, सॉरी सी तो दिया ही है, सॉरी सॉरी, सी नहीं है, सी यहाँ पे पूछ रहा है, तो सी, अब इसकी बात छोड़ दीजिए, केवल पूछ रहा है सी कौन है डी के, सी कौन है डी के, यहाँ बताइए कौन है सी के डी के। इनकी बेटी, इनकी ये वाइफ है, वाइफ के क्या है, तो माँ है, तो जाहिर सी बात इनकी सास ही तो होगी, इनकी सास होगी या इनके दामाद होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन होंगी, तो सास होंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक फिगर हम नहीं बना पाए हैं, इस फिगर को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, मैं फिगर आपके सामने थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, पीडीएफ में तो नहीं मिल पाएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका फिगर है, ये फिगर है,
बना रहा हूँ, 1 सेकंड। ये है, ये है, ठीक है ना? यहाँ पे 3 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 5 है। ये क्या है? तो ये पुरुष है। क्या है ये? पुरुष। और ये है वो शिक्षित है, शिक्षित। और ये है आपका नगर में रहने वाले।